नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एक ऐसा विशाल पत्थर का स्तंभ जिसका वजन कई टन है, लेकिन वो पूरी तरह जमीन को छूता ही नहीं। जी हां, सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन भारत में एक ऐसा स्तंभ मौजूद है जिसके नीचे आज भी लोग कपड़ा या कागज निकालकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि यह सचमुच जमीन से पूरी तरह जुड़ा नहीं है। क्या यह कोई चमत्कार है या फिर सदियों पुरानी इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल जिसे आज भी देखकर वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं? हम आपको लेकर चलेंगे आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर, जहां मौजूद है दुनिया का मशहूर हैंगिंग पिलर। लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था। ये मंदिर अपनी भव्य नक्काशी और विशाल पत्थर की संरचना के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में लगभग 70 स्तंभ है, लेकिन इनमें से एक स्तंभ ऐसा है जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ा कर रखी है। इसे ही लोग हवा में लटका स्तंभ या फिर हैंगिंग पिलर कहते हैं। पहली नजर में ये बाकी स्तंभों जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप इसके नीचे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि इसका एक हिस्सा जमीन को पूरी तरह नहीं छू रहा, यानी कि स्तंभ और फर्श के बीच एक बेहद पतली सी जगह दिखाई देती है। और यही वजह है कि लोग इसके नीचे कपड़ा, रुमाल या फिर पतली चादर डालकर दूसरी तरफ से निकालते हैं। कई पर्यटक इसे अपनी आंखों से देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो इतना भारी पत्थर हवा में टिका हुआ हो। स्थानीय मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकाल ले तो उसके जीवन में सौभाग्य आता है, और इसी विश्वास के कारण हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस स्तंभ के नीचे कपड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज इंजीनियर ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर यह स्तंभ हवा में कैसे टिका है। कहा जाता है कि उसने स्तंभ को हिलाने या उसकी स्थिति बदलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे स्तंभ में हलचल हुई, मंदिर के दूसरे हिस्सों में भी असर दिखाई देने लगा। इसके बाद काम रोक दिया गया। ये कहानी मंदिर के आने वाले लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। किसी भी इमारत में हर स्तंभ बराबर वजन नहीं उठाता। पूरी संरचना का भार अलग अलग स्तंभों और बीमों पर बांटा जाता है। इसे कहते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भार वितरण। लेपाक्षी मंदिर में भी यही सिद्धांत अपनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्तंभ मुख्य भार उठाने वाला स्तंभ नहीं है। इमारत का अधिकांश वजन आसपास के दूसरे स्तंभों और पत्थर की बीमों में स्थानांतरित हो जाता है, और यही कारण है कि इस स्तंभ का निचला हिस्सा पूरी तरह फर्श से चिपका नहीं दिखाई देता, फिर भी पूरी संरचना सुरक्षित रहती है। 16वीं शताब्दी में आधुनिक मशीनें नहीं थी, ना कंप्यूटर, ना लेजर, ना क्रेन, फिर भी विजयनगर काल के शिल्पकारों ने पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा कि पूरा मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। हर पत्थर, हर बीम, हर स्तंभ एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ा है कि पूरी संरचना एक संतुलित प्रणाली की तरह काम करती है। और यही वजह है कि एक स्तंभ का नीचे से थोड़ा उठा हुआ दिखना पूरे मंदिर की स्थिरता को प्रभावित नहीं करता। इंजीनियरों के अनुसार ऐसी संरचनाओं में केवल नीचे का संपर्क ही महत्वपूर्ण नहीं होता, ऊपर की बीम, बगल के स्तंभ और पूरी संरचना मिलकर भार को संभालती है। इसे सरल भाषा में समझते हैं
मान लीजिए 4 लोग मिलकर एक भारी मेज उठा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति हल्का सा दबाव कम कर दे तो भी बाकी 3 लोग मेज को संभाल सकते हैं। और कुछ इसी सिद्धांत पर मंदिर की संरचना भी काम करती है। यही कारण है कि यह स्तंभ लोगों को हवा में लटका हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में पूरी इमारत की इंजीनियरिंग उसे स्थिर बनाए रखती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्तंभ पूरी तरह हवा में तैर नहीं रहा, बल्कि उसका निचला हिस्सा फर्श से पूरी तरह संपर्क में नहीं दिखाई देता। संरचना का वास्तविक भार ऊपर की बीमों और आसपास के स्तंभों के माध्यम से संतुलित रहता है। यही इस रहस्य की असली कुंजी है। हर साल हजारों लोग यहाँ सिर्फ एक चीज देखने आते हैं, क्या सचमुच कपड़ा नीचे से निकलता है? जब वे अपनी आंखों से ये दृश्य देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ इसे प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण, और कुछ लोग इसे वास्तुकला की ऐसी पहेली मानते हैं जिसने सदियों बाद भी लोगों की जिज्ञासा को जिंदा रखा है। लेपाक्षी का ये हैंगिंग पिलर हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। प्राचीन भारत के शिल्पकार केवल कलाकार नहीं थे, वे शानदार इंजीनियर भी थे। उन्होंने बिना आधुनिक तकनीक के ऐसी संरचनाएं बनाई जो आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अध्ययन का विषय है। इस स्तंभ के साथ जुड़ी कई कहानियां हो सकती हैं, कुछ लोक गाथाएं, कुछ मान्यताएं, लेकिन एक बात तय है, ये स्तंभ प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग की असाधारण क्षमता का जीवंत उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एक ऐसा मंदिर जहां एक विशाल पत्थर का स्तंभ हवा में लटका हुआ है, एक ऐसा कल्याण मंडप जिसके 38 नक्काशीदार स्तंभ तो बन गए लेकिन उसकी छत कभी नहीं बन सकी, और एक ऐसी कहानी जिसमें एक मंत्री ने अपनी ही आंखें निकालकर दीवार पर दे मारी। क्या यह सिर्फ लोक कथा है या फिर इतिहास में छिपा है कोई ऐसा सच जिसे आज भी लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए? लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ था। ये मंदिर भगवान शिव के वीरभद्र स्वरूप को समर्पित है, लेकिन मंदिर परिसर में एक ऐसी संरचना मौजूद है जो हर आने वाले लोगों को हैरान कर देती है। इसे कहा जाता है कल्याण मंडप। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह का प्रतीकात्मक आयोजन होना था। मंडप के लिए विशाल ग्रेनाइट के पत्थरों को तराशा गया। 38 खूबसूरत स्तंभ तैयार किए गए। हर स्तंभ पर देवी देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों और पौराणिक दृश्यों की अद्भुत नक्काशी की गई, लेकिन इन स्तंभों के ऊपर कुछ छत नहीं दिखाई गई। मंडप वही का वही अधूरा छोड़ दिया गया। मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के 2 अधिकारियों वीरूपन्ना और वीरन्ना की देखरेख में हुआ। वीरूपन्ना राजा अच्युत देवराय के विश्वसनीय अधिकारी माने जाते थे। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो सदियों से लोगों की जुबान पर है। वीरूपन्ना भगवान शिव का परम भक्त था। उसने मंदिर निर्माण के लिए राजकोष से बड़ी राशि खर्च कर दी। जब राजा को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसे राजकोष के दुरुपयोग के रूप में देखा। कहा जाता है कि राजा ने वीरूपन्ना को अंधा करने का आदेश दिया, लेकिन सजा मिलने का इंतजार करने के बजाय वीरूपन्ना ने स्वयं अपनी दोनों आंखें निकाल ली और मंदिर की दीवार पर फेंक दी। आज भी मंदिर परिसर की एक दीवार पर लाल रंग के 2 धब्बे दिखते हैं जो इन्हें वीरूपन्ना के रक्त के निशान बताते हैं। लेकिन इतिहास का इससे सहमत नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इन धब्बों के बारे में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि वास्तव में वे रक्त हों। पत्थर पर मौजूद प्राकृतिक खनिज, समय के साथ हुए रासायनिक परिवर्तन या बाद के रंग लेपन भी इनके कारण हो सकते हैं। अब तक कोई वैज्ञानिक परीक्षण ऐसा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि हाँ, ये रक्त के धब्बे हैं। दिलचस्प बात यह है, अधूरा होने के बावजूद ये मंडप भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्ट मिसाल माना जाता है। हर स्तंभ अलग कहानी कहता है। कहीं नृत्य करती अप्सराएं, कहीं देवताओं की मूर्तियां, कहीं पौराणिक जीव,
और कहीं अद्भुत ज्यामितीय डिजाइन। अगर ये मंडप पूरा बन गया होता तो शायद यह दक्षिण भारत के सबसे भव्य विवाह मंडपों में गिना जाता। लेपाक्षी का अधूरा कल्याण मंडप सिर्फ अधूरी इमारत नहीं बल्कि अधूरे सवालों का स्मारक है। एक ऐसा स्मारक जहां इतिहास खत्म होता है और लोक कथाएं शुरू हो जाती हैं। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है। रामायण की सबसे भावुक घटनाओं में से एक है जब रावण माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका की ओर जा रहा था। तभी उसके सामने आकर खड़े हुए एक वृद्ध पक्षीराज। नाम था जटायु। उम्र ढल चुकी थी लेकिन साहस बरकरार था। उन्होंने रावण को ललकारा और आकाश में शुरू हुआ वो युद्ध है जिसे रामायण के सबसे वीरतापूर्ण प्रसंगों में गिना जाता है। यह युद्ध लेपाक्षी के आकाश में हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था तभी जटायु ने उसका मार्ग रोक लिया। जटायु ने रावण के रथ पर हमला किया। कहा जाता है कि उन्होंने रथ को क्षतिग्रस्त किया, घोड़ों को घायल किया और रावण को भी चुनौती दी। कुछ समय तक ये युद्ध बराबरी का रहा, लेकिन रावण अत्यंत शक्तिशाली था। क्रोधित होकर उसने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। घायल जटायु धरती पर गिर पड़े और रावण सीता को लेकर आगे बढ़ गया। बाद में जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तब जटायु ने अंतिम सांसों में पूरी घटना सुनाई। इसके बाद भगवान राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। यही प्रसंग जटायु को रामायण के लिए सबसे महान त्यागियों में स्थान दिलाता है। मान्यता के अनुसार जब भगवान राम घायल जटायु के पास पहुँचे तो उन्होंने करुणा से कहा, ले पक्षी अर्थात उठो हे पक्षी। तेलुगु परंपरा में माना जाता है कि यही शब्द समय के साथ बदलकर लेपाक्षी बन गया, यानी कि वह स्थान जहां भगवान राम ने जटायु को पुकारा था। लेपाक्षी में एक विशाल चट्टान दिखाई देता है जिसे लोग जटायु के गिरने का स्थान मानते हैं। कुछ स्थानीय लोग चट्टानों की प्राकृतिक आकार को जटायु के पंखों से जोड़ते हैं। हालांकि वाल्मीकि रामायण में जटायु के गिरने के स्थान का स्पष्ट भौगोलिक नाम नहीं दिया गया है, यानी कि ग्रंथ यह नहीं बताता कि वह स्थान आधुनिक लेपाक्षी ही था। केरल में जटायुपारा, तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थान स्वयं को जटायु से जोड़ते हैं। इसलिए केवल किसी एक स्थान को अंतिम और प्रमाणित स्थल घोषित करना संभव नहीं है। इतिहासकारों का कहना है कि लेपाक्षी का वर्तमान मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान निर्मित हुआ, जबकि रामायण की घटनाएं भारतीय परंपरा में इससे कहीं अधिक प्राचीन मानी जाती है। अब तक ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो ये सिद्ध करे कि यही वह निश्चित स्थान है जहां जटायु गिरे थे। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय परंपराएं इस कथा को सदियों से जीवित रखे हुए हैं। मंदिर के पुजारी, स्थानीय निवासी और अनेक श्रद्धालु इसे भगवान राम और जटायु की स्मृति से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल मानते हैं। यही भारत की सांस्कृतिक विरासत की विशेषता भी है, जहां इतिहास, पुरातत्व, आस्था और लोक कथाएं कई बार एक स्थान पर साथ साथ चलती है। अगर आस्था की बात करें तो लाखों श्रद्धालुओं के लिए यही वह पवित्र भूमि है जहां जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन अगर इतिहास और पुरातत्व की बात करें तो अब तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इस दावे को अंतिम रूप से सिद्ध कर सके। यानी कि लेपाक्षी की ये कथा भारत की उन अमर लोक परंपराओं में से एक है जो इतिहास के साथ साथ विश्वास की शक्ति से भी जीवित है।
दक्षिण भारत की धरती पर लेपाक्षी एक ऐसा मंदिर जो विजयनगर साम्राज्य की कला, आस्था और स्थापत्य प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है, जहां पत्थर केवल पत्थर नहीं है बल्कि वो इतिहास की आवाज बन चुके हैं, जहां हर स्तंभ, हर मूर्ति और हर चित्र 500 साल पुरानी एक कहानी सुनाता है। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जिसने राजनीति के साथ साथ कला और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयां दी। यह था विजयनगर साम्राज्य। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने इस साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध नगरों में गिनी जाती थी। विजयनगर के शासक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ कला और स्थापत्य के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने विशाल मंदिरों, मंडपों और स्मारकों का निर्माण कराया। इसी स्वर्णिम दौर में मंदिर निर्माण की एक ऐसी शैली विकसित हुई जिसमें विशाल स्तंभ, बारीक नक्काशी और धार्मिक कथाओं को पत्थरों में उकेरने की परंपरा देखने को मिली। समय था 16वीं शताब्दी का। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव के दौर में था। इसी समय लगभग 1530 से 1540 ईस्वी के बीच लेपाक्षी के प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस निर्माण कार्य का श्रेय दो भाइयों वीरूपन्ना और वीरन्ना को दिया गया, जो विजयनगर प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी थे। उन्होंने संस्थान को केवल पूजा स्थल नहीं बनाया बल्कि इसे कला और वास्तुकला की एक अद्भुत मिसाल में बदल दिया। मंदिर की दीवारों पर बने भित्ति चित्र, विशाल मूर्तियां और नक्काशीदार स्तंभ आज भी उस समय के कलाकारों की असाधारण प्रतिभा को दिखाते हैं। लेपाक्षी मंदिर का सबसे प्रसिद्ध रहस्य है इसका लटकता हुआ स्तंभ। मंदिर के लगभग 70 स्तंभों में से एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता। इसके नीचे से कपड़ा या कागज निकाला जा सकता है। ये प्राचीन भारतीय स्थापत्य और इंजीनियरिंग कौशल का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। लेपाक्षी मंदिर में कुछ दूरी पर स्थित विशाल नंदी प्रतिमा भी इसकी पहचान है। एक ही पत्थर से बनी ये प्रतिमा भारत की सबसे विशाल एकाश्म नंदी प्रतिमाओं में शामिल है। नंदी की दृष्टि मंदिर परिसर में स्थित नागलिंगम की ओर है, जो इस स्थापत्य योजना की विशेषता को दर्शाती है। परिसर में स्थित विशाल नागलिंगम भी एक ही पत्थर से निर्मित है और विजयनगर काल के शिल्प कौशल का प्रमाण है। लेपाक्षी की छतों और दीवारों पर बने चित्र रामायण, महाभारत और शिव पुराण की कथाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्राकृतिक रंगों से बनाए गए ये चित्र लगभग 5 सदियों बाद भी भारतीय कला की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। लेपाक्षी केवल एक मंदिर नहीं है, यह विजयनगर साम्राज्य की महान विरासत है। ये उन कलाकारों की कहानी है जिन्होंने पत्थरों में कल्पना को आकार दिया, उन शासकों की कहानी है जिन्होंने कला को संरक्षण दिया, और इस भारत की कहानी है जिसने सदियों पहले ऐसी वास्तुकला रची जिसे देखकर आज भी दुनिया आश्चर्य करती है। लेपाक्षी हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, इतिहास उन पत्थरों में भी जीवित रहता है जो समय के थपेड़ों के बाद भी अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।